भगत सिंह के समर्थक सवाल उठाते हैं, अगर गांधी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचा सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ इस बात की पड़ताल करेंगे। मैं सहारा लूंगा ऐसे दस्तावेजों और पुस्तकों का जिनकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के पत्रों, ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों, गांधी के बयान पत्र, नोट्स, तत्कालीन गृह सचिव H.W. इमर्सन की सरकारी फाइल, कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी के करीबी पट्टाभी सीतारामैया की किताब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब, भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता और क्रांतिकारी यशपाल की पुस्तकों की भी मदद लूंगा। साथ ही मैं आजाद हिंद फौज के पहले जनरल मोहन सिंह की लिखी हुई किताब के जरिए भी एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी इन सबूतों की सच्चाई को नहीं नकारेगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद पूरा देश भगत सिंह और उनके साथियों की शान में कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन गांधी को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने यंग इंडिया में लेख लिखकर यह तक कह दिया था कि जो लोग आजादी के नाम पर बम फेंक रहे हैं वो आजादी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी ये साफ है कि भगत सिंह पहले दिन से ही गांधी की आंखों में खटकने लगे थे। हर जुबान पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ही नाम है। ये देखिए, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। अगर एक करतार सिंह सराबा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा करते हैं। जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चल रहा था तो इनकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। भगत सिंह ने अदालत में जो बयान दिया उसे कांग्रेस की पत्रिका कांग्रेस बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। गांधी को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति करते हुए अपने चेले नेहरू को पत्र लिखा और उन्हें जमकर फटकार लगाई। गांधी का यह पत्र प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 41 के पेज नंबर 186 पर। गांधी ने लिखा, मैंने कांग्रेस बुलेटिन का ताजा अंक पढ़ा। हमारे मुखपत्र के प्रकाशन का उद्देश्य कांग्रेस की गतिविधियों का विवरण देना है। मेरी समझ में ये वक्तव्य पूरा की पूरा छापना गैर जरूरी है। ये बयान उसके वकीलों द्वारा तैयार किया गया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसके हृदय से निकला हुआ ये उद्गार है? तुमने उनके उपवास की जो पैरवी की है वो भी मुझे पसंद नहीं आई। ये असंगत कार्य है और यदि उसमें कोई संगति भी है तो ये किसी मक्खी को मारने के लिए हथौड़े के इस्तेमाल करने जैसा है। उसी साल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे और गांधी की नाराजगी उनकी राह में रोड़ा अटका सकती थी। गांधी की इस डांट से नेहरू बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने तत्काल पत्र लिखा और माफी मांगी। भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल कर रखी थी। इसी भूख हड़ताल के दौरान साथी क्रांतिकारी जतिन दास की मौत हो गई। इस रास्ते में सिर्फ उम्र कैद और फांसी। कांग्रेस भी तो लड़ाई कर रहा है ना, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं। कांग्रेस डोमेनियन स्टेटस की मांग कर रही है। यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। कहाँ चल के मरना है तुम लोगों के साथ? बाबा रसगुल्ले खिलाओ, चलो। भगत ये क्या पागलपन है यार? कुकर है। कल रात से पानी भी नहीं दिया। सुन रहा है कोई? पानी लाओ। इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, पानी लाओ। हम जीत गए मेरे भाई, सरकार ने हमारी मांगे मान ली। दवा ले ले। बोला था ना भगत, आखिर तक साथ चलूंगा। आज भी एक बूंद अंदर नहीं जाने दिया। आखिर तक साथ चलूंगा, आखिर तक। पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर दौड़ गई, लेकिन गांधी को फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। जबकि गांधी ने खुद कई बार आमरण अनशन किया था। यहाँ तक कि गांधी की देखरेख में निकलने वाले अखबार यंग इंडिया में जतिन दास के बलिदान का जिक्र तक नहीं हुआ। गांधी के भतीजे के बेटे कन्हूलाल गांधी की पत्नी यानी गांधी के पोते की पत्नी मतलब गांधी की बहू आभा ने वेद मेहता को बताया था कि जब वो 16 साल की थी तब उन्हें गांधी के साथ सोने के लिए आदेश दिए गए थे। उस वक्त कमसिन उम्र की आभा बहन को यह लगा कि गांधी को ठंड लग रही है, इसलिए उन्हें गांधी को गर्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वेद मेहता को दिए इंटरव्यू में आभा बहन ने सवालों के जवाब इस तरह से दिए थे। वेद मेहता, क्या आप उस समय कपड़े पहनी रहती थी? आभा बहन, वे मुझसे कपड़े उतार देने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं पेटीकोट और चोली पहने रहती थी। वेद मेहता, तब गांधी जी क्या पहने रहते थे? आभा बहन, मुझे याद नहीं है कि वो कोई कपड़ा पहने रहते थे या नहीं, उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता। गांधी ने मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे
एक पत्र में बताया था कि आभा ने बाद में जाकर उनके साथ सोने से इनकार कर दिया था। ये पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय में प्रकाशित हुआ है, कोई भी जाकर उसे आराम से पढ़ सकता है। आपको बता दूं कि संपूर्ण गांधी वांग्मय की सच्चाई पर दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसे भारत सरकार के दिशा निर्देशन में छापा गया है। गांधी के इस निर्दयी रवैये से कई लोग आहत हुए और इन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक द इंडिया स्ट्रगल के पेज नंबर 163 पर जो लिखा है उसे हर गांधीवादी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेताजी ने कड़े शब्दों में गांधी के लिए लिखा है कि जतिन दास की शहादत ने देश के दिल को झकझोर दिया था, लेकिन गांधी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यंग इंडिया के पेज आमतौर पर सभी राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणियों से भरे हुए थे, साथ ही स्वास्थ्य, आहार जैसे विषयों पर भी लिखा गया था, लेकिन इस घटना के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। महात्मा गांधी के एक अनुयायी जो जतिन दास के करीबी दोस्त भी थे, जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो गांधी जी ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर टिप्पणी करने से परहेज किया था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें कुछ प्रतिकूल लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता। भगत सिंह और उनके साथियों को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके खिलाफ महान स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय ने प्रिवी काउंसिल में अपील की, जिसे 14 फरवरी 1931 को ठुकरा दिया गया। इस सजा को कोई रोक सकता था तो वो थे तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, जिनके हाथों में संवैधानिक रूप से माफी देने का अधिकार था। गांधी और वायसराय इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते में यह तय हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दे। पूरे देश की मांग थी कि गांधी को इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करने की भी शर्त रख देनी चाहिए। गांधी के चेले ये दावा करते हैं कि 18 फरवरी 1931 को इस मुलाकात में गांधी ने इरविन के सामने भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ करने के लिए अपील की थी। इरविन ने जो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजी थी उससे सच्चाई का पता चलता है। इरविन ने लिखा था, बातचीत के अंत में गांधी ने भगत सिंह के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने मृत्यु दंड ना देने के लिए आग्रह नहीं किया, हालांकि वो सभी तरह की फांसी की सजा के खिलाफ थे। उन्होंने मौजूदा समय में इस सजा को टालने की मांग जरूर की। अगर गांधी के चेले चपाटों को लग रहा है कि हमें एक अंग्रेज लॉर्ड इरविन की बातों का यकीन क्यों करना चाहिए, तो फिर मैं उन्हें यहाँ सीधे सीधे खुद गांधी के लिखे एक नोट का हवाला देना चाहूंगा। गांधी का ये नोट प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 45 के पेज नंबर 206 पर। गांधी ने लिखा है, मैंने लॉर्ड इरविन से कहा कि अगर वर्तमान वातावरण को ज्यादा अनुकूल बनाना है तो आपको फिलहाल भगत सिंह की फांसी टाल देना चाहिए। इस पर वायसराय ने कहा कि सजा कम करना मुश्किल है, लेकिन इसे टालने पर विचार किया जा सकता है। मैंने वायसराय को कहा कि भगत सिंह बहादुर तो है, लेकिन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद भी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा बरकरार थी। पूरे देश की मांग थी कि गांधी को यह समझौता तोड़ देना चाहिए, लेकिन गांधी इस समझौते पर डटे रहे। ऐलान हो गया कि भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। गांधी नहीं चाहते थे कि 26 मार्च से कांग्रेस के अधिवेशन से पहले भगत सिंह को फांसी दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो कराची में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें तगड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा गांधी ने इस बार एक नई मुहिम छेड़ी। गांधी की 19 मार्च 1931 को इरविन से एक और मुलाकात के बारे में इरविन ने जो रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजी उसे पढ़कर एक बार फिर गांधी का सच दुनिया के सामने आ जाता है। इरविन ने लिखा था, गांधी ने जाते जाते कहा कि अगर आप मुझे भगत सिंह का उल्लेख करने की आज्ञा दें तो मैंने अखबार में पढ़ा है कि 24 मार्च को उसे फांसी दी जाने वाली है। यह एक दुर्दिन ही होगा। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नए अध्यक्ष कराची पहुंचेंगे और जनता में बड़ी उत्तेजना होगी। तब मैंने उनसे कहा कि जहां तक तारीख का सवाल है तो मैंने इसे कांग्रेस के अधिवेशन के समाप्त होने पर इसे टालने पर विचार किया था, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा कि गांधी ने मेरे तर्कों को सही माना और आगे कुछ नहीं कहा। तो सुना आपने, इस मुलाकात में भी गांधी ने जाते जाते भगत सिंह का जिक्र किया। वायसराय नाराज न हो जाएं, इसलिए भगत सिंह के बारे में बात करने की आज्ञा मांगी और फांसी टालने की गुजारिश की। ध्यान दीजिएगा, सजा रद्द करने की मांग नहीं की, टालने की गुजारिश की। इरविन से मिलने के तत्काल बाद गांधी भारत में ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन गृह सचिव H.W. इमर्सन से मिलने पहुंचे। इमर्सन ने जो अपने नोट्स में लिखा है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। ये नोट्स आज भी ब्रिटिश सरकार के पास सुरक्षित रखा हुआ है। इमर्सन लिखते हैं, गांधी इस बात पर सहमत थे कि फांसी की तारीख टालना ठीक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने बिना बहुत जोर दिए ये कहा कि फांसी की सजा को रद्द कर देना ज्यादा बेहतर रहता। तब मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में सभाएं और उग्र भाषण ना हो। इस पर गांधी ने वादा किया कि वो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। यानी इमर्सन का कहना था कि फांसी की तारीख को ना टाला जाए
जाए, इस पर गांधी सहमत हो गए थे। गांधी ने इस बात पर बहुत जोर नहीं दिया कि भगत सिंह की फांसी रद्द की जाए। अगर फिर किसी को तत्कालीन गृह सचिव के दावों पर शक है अब भी, तो अब मैं उन्हें एक ऐसी हस्ती का हवाला देना चाहूंगा जिसकी गांधी के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पट्टाभी सीतारामैया 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यही सीतारामैया जब 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव हार गए थे, तो गांधी ने खुद कहा था कि ये सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। सोचिए सीतारामैया गांधी के कितने करीबी रहे होंगे। इन्हीं सीतारामैया ने 1935 में हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी थी, जिसके पेज नंबर 442 पर वो लिखते हैं, लॉर्ड इरविन ने कराची में कांग्रेस अधिवेशन के बाद तक फांसी को स्थगित करने का बीड़ा उठाया। मार्च के अंतिम सप्ताह में कराची अधिवेशन की बैठक होनी थी, लेकिन गांधी ने स्वयं वायसराय से कहा कि यदि इन लड़कों यानी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जानी चाहिए तो उन्हें कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही फांसी दे दी जाए, ना कि बाद में। देश में इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और लोगों के सीने में कोई भी झूठी उम्मीद नहीं रहेगी। तो अब दो बातें साफ हो जाती हैं। गांधी पहले तो चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी कांग्रेस अधिवेशन के बाद हो, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही वायसराय को कह दिया कि कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही इन लड़कों यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दो। ध्यान रहे, ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इतनी बड़ी बात कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री में पट्टाभी सीतारामैया जैसे महान नेता ने लिखी। गांधी अपने भतीजे के बेटे की पत्नी आभा, अपनी 19 साल की नादान पोती मनुबेन डॉक्टर सुशीला नैयर और मशहूर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, ठक्कर बापा ने बापू से पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो अपने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जारी रखेंगे। 77 साल के गांधी 19 साल की नादान पोती के साथ नोआखली में रात के अंधेरे में बंद कुटिया में नग्न अवस्था में सोते हैं। इससे गांधी को इतनी सुख और शांति मिल रही थी कि वो इसके लिए सरदार पटेल का भी साथ छोड़ने को तैयार थे। ठक्कर बापा ने गांधी की आत्मा को जगाने के लिए पूरे 7 दिन तक संघर्ष किया। 77 साल के गांधी की आत्मा पर कितना असर पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन 19 साल की मनुबेन की आत्मा अंदर तक हिल गई। उन्होंने 2 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दें। खैर, गांधी ने 23 मार्च 1931 को इरविन को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए एक नई शर्त रख दी। गांधी ने लिखा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रांतिकारी दल ने मुझे यह भरोसा दिया है कि यदि भगत सिंह आदि की जान बख्श दी जाती है तो वो अपनी गतिविधियां बंद कर देंगे। ऐसे में मेरी राय यह है कि जब तक क्रांतिकारियों के द्वारा होने वाली हत्याएं बंद रहती हैं, तब तक के लिए भगत सिंह की फांसी पर रोक लगा देना चाहिए। यानी गांधी कह रहे थे कि क्रांतिकारियों ने उनसे कहा है कि अगर अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ देंगे तो वो अपनी गतिविधियां बंद कर देंगे। क्या आपको लगता है कि भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी गांधी को ये कह सकते हैं? गांधी ने वायसराय से ये भी कहा कि जब तक क्रांतिकारी हिंसा को बंद रखते हैं तब तक आप भी भगत सिंह को फांसी मत दो। यानी भगत सिंह के नाम पर बाकी क्रांतिकारियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। मैं जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करो। बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं, लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलें। खोल दो। वेद मेहता ने महात्मा गांधी एंड हिज अपॉसल्स के पेज नंबर 211 पर यह दावा किया है कि 69 साल के गांधी 24 साल की पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे। 1938 में गांधी के इन प्रयोगों की वजह से उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई, जिसके बाद 69 साल के गांधी ने अपने प्रमुख अनुयायियों को 12 सितंबर 1938 को एक गुप्त पत्र लिखकर सुशीला के साथ नग्न स्नान करने पर इस तरह से सफाई दी थी। जब मैं नहा रहा होता हूँ तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूँ। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूँ। सुशीला हमाम के पीछे नहाती हैं। जब वो नहा रही होती हैं तो उस समय मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वह नग्न नहाती है या अंतवस्त्र यानी अंडर गारमेंट पहनकर नहाती है। मैं आवाज से बस ये अनुमान लगा पाता हूँ कि वो साबुन का इस्तेमाल कर रही है। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, उसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। अनुबेन ने अपनी डायरी में 1 जनवरी 1947 को लिखा,
सुशीला बेन मुझे अपने भाई प्यारेलाल से शादी करने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दी। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक वह उनके सामने निर्वस्त्र यानी नग्न होकर नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब गांधी को मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। सुशीला नैयर 1952 में देश की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल के पेज नंबर 232 पर लिखा है, मैंने महात्मा गांधी को यह सुझाव दिया कि उन्हें भगत सिंह के मुद्दे पर वायसराय इरविन के साथ हुए समझौते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये फांसी इस समझौते की भावना के खिलाफ थी। लेकिन महात्मा गांधी अपने आप को क्रांतिकारी कैदियों के साथ खड़ा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए फांसी के मुद्दे पर वो ज्यादा आगे नहीं बढ़े। इसका असर ये हुआ कि जब वायसराय इरविन को भी ये एहसास हो गया कि गांधी इस मुद्दे पर नहीं अड़ेंगे तो पूरी स्थितियां ही बदल गई। यानी साफ शब्दों में कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि गांधी खुद को क्रांतिकारियों से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फांसी के मुद्दे पर कड़ा रुख नहीं अपनाया। साथ ही नेताजी ये भी कहते हैं कि जब वायसराय इरविन को भी ये एहसास हो गया कि गांधी भगत सिंह के लिए अड़ेंगे नहीं तो स्थितियां बदल गई, यानी भगत सिंह की फांसी का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लिखी बात पर तो आपको यकीन होगा ही। खैर, अब बात करते हैं आजाद हिंद फौज के पहले जनरल मोहन सिंह की, जो 2 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए। जनरल मोहन सिंह ने अपनी पुस्तक कांग्रेस अनमास्क्ड के पेज नंबर 70 पर लिखा है, गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपनी अहिंसा के सिद्धांत की झूठी प्रतिष्ठा से ऊपर नहीं उठ सके, क्योंकि भगत सिंह की रिहाई से क्रांतिकारी नायकों को ताकत मिलती। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे महात्मा गांधी बर्दाश्त नहीं कर सके। यानी जनरल मोहन सिंह का कहना है कि भगत सिंह की रिहाई से क्रांतिकारियों को एक नई ताकत मिलती और ये गांधी को बर्दाश्त नहीं था। भगत सिंह के परम प्रिय मित्र क्रांतिकारी यशपाल ने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन के पेज नंबर 404 पर लिखा है, गांधी ने एक तरफ शराबबंदी के लिए सरकार पर दबाव डालना नैतिक समझा, लेकिन जब लोगों ने भगत सिंह की सजा को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला तो गांधी ने इसे अनैतिक बताया। एक और साथी क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता को काकोरी कांड में सजा हुई थी। आजादी के बाद उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक दे लिव्ड डेंजरसली के पेज नंबर 322 पर लिखा है, गांधी ने दूसरे देशों के क्रांतिकारियों को देशभक्त के रूप में मान्यता दी, लेकिन वे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए सौतेली मां जैसा व्यवहार रखते थे। वायसराय इरविन के साथ हुए समझौते से यह साबित हो जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों यानी भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के लिए बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला। डायरी में मनुबेन ने 21 दिसंबर 1946 को लिखा था, आज रात जब बापू, सुशीला बेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन यानी मुझे गले लगाया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मेरे मासूम बने रहने के लिए मेरी तारीफ की। भगत सिंह की फांसी के 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को जब गांधी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची पहुंचे तो युवाओं ने उनका स्वागत काले कपड़ों से बने फूल और गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक के नारों के साथ किया। यहाँ तक कि कुछ युवा दोपहर में गांधी के ठहरने वाली जगह तक पहुंच गए और नारे लगाए, कहाँ है भगत सिंह का खूनी, उसे बाहर निकालो। सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों यकीन करे आपका इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। गांधी को समझ में आ गया कि भाषण में हर हालत में सफाई देनी होगी। गांधी ने मंच से कहा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं तो खूनी को, चोरों को, डाकुओं को भी सजा देने के खिलाफ हूँ, इसलिए ये शक नहीं किया जाना चाहिए कि मैंने भगत सिंह और उसके साथियों को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह ने जो गलती की है उसे आप भी समझे। मैं भगत सिंह को यही कहता कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो झूठा और व्यर्थ है। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए भगत सिंह की फांसी के विरोध में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी ने कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन ये प्रस्ताव सिर्फ 9 लाइन का था। हकीकत में ये प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा था, छलावा था। खुद गांधी ने माना कि ऐसा करना उनकी और कांग्रेस की मजबूरी थी। उन्होंने प्रस्ताव पास करने पर दुख भी प्रकट किया। गांधी ने अंग्रेजों के बहुत बड़े पिट्ठू यूरोपियन नेता सर डॉर्सी लिंडसे को 8 मई 1931 को लिखे पत्र में इस बात का खुलासा करते हुए कहा था, फांसी ने भगत सिंह और उसके साथियों को शहीद बना दिया है, इसीलिए कांग्रेस के सामने एक ही रास्ता रह गया था। कांग्रेस एक ऐसा प्रस्ताव पास करने पर मजबूर
हो गई जिसमें फांसी की निंदा की जाए और साथ ही उनके यानी भगत, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान और वीरता की तारीफ की जाए। पर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रस्ताव से राजनीतिक हत्याओं को बड़े पैमाने पर अविवेकपूर्ण समर्थन मिला है। तो सुना आपने, खुद गांधी ने कहा कि सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने की मजबूरी में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव में भगत सिंह की तारीफ भी मजबूरी में की गई थी। गांधी ने मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखा था, प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वो थर-थर कांपती जमीन पर मेरे पास पड़ी होती थी तो मैं उसे अपने में समेट लेता था। ये पुरानी, बहुत पुरानी कहानी है। भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई, पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। एक लड़की भगत सिंह को बहुत पसंद करती थी, पर भगत सिंह देश के लिए समर्पित थे तो वो लड़की भी क्रांतिकारी धारा में शामिल हो गई। बम कौन फेंकेगा ये तय किया जाना था। सीनियर मेंबर ने कहा कि भगत सिंह को अभी और भी काम करने हैं, वो नहीं जाएंगे। सुखदेव ने ये कह दिया कि तू लड़की के प्रेम में पड़ गया है इसलिए बच रहा। अगली मीटिंग में भगत सिंह ने बहुत जोरदारी से कहा कि मैं ही जाऊंगा। जब वो गए बम फेंकने तो एक चिट्ठी छोड़ के गए। लिखते हैं, प्रिय भाई, जैसे ही ये खत तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका हूँ दूर एक मंजिल की तरफ। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अनेक मधुर स्मृतियाँ, जिंदगी में सब खुशियाँ होने के बावजूद एक बात मेरे मन में चुभ रही है कि मेरे भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाया, कमजोर होने का इल्जाम। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में कुछ नहीं सिवाय एक आवेग के। लेकिन ये कोई पाश्विक वृत्ति नहीं बल्कि एक मानवीय और मधुर भावना है। ये मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, वो अपने मार्ग से आ सकता है लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। आपके पापा भगत सिंह जी के भाई थे। लाला लाज धमाके किए, लेकिन वो सिर्फ आवाज करने वाले बम थे। जब मेरे फादर 12 साल के थे, कार डरी हुई थी तो सरकार ने 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दी। ये बलिदान जो दिए गए, जो उन्होंने अपने भाई को आखिरी खत लिखा उसकी फोटोकॉपी है और ये उनके कुछ पत्र हैं जो उन्होंने 100 साल पहले अपने दादाजी को लिखे। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो, जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। आने वाली बहारें न देखेंगे हम, आने वाली बहारें न देखेंगे हम, वो बहारें तुम्हें तो दिखा जाएंगे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें,